हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम DFCCL सिविल एग्जीक्यूटिव के 2016 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। An activated carbon is specially treated carbon which has the property of absorbing and attracting impurities. Which of the following points is or are not among the advantages of activated carbon? सो बोल रहा है कि एक्टिवेटेड कार्बन का जो यूज होता है वो होता है एब्जॉर्बिंग एंड अट्रैक्टिंग इम्प्योरिटीज करने के लिए। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, तो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा जो तीन आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, सो इन तीन पॉइंट्स में से कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है एक्टिवेटेड कार्बन का। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इट मिनिमाइजेज द क्लोरीन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर, इट एक्सलरेट्स द कोगुलेशन एंड इट ओवरडोज इज हार्मफुल। ओके, इट्स ओवरडोज इज हार्मफुल। इनमें से हम देखेंगे कि फर्स्ट के एडवांटेज क्या क्या होते हैं एक्टिवेटेड कार्बन के। सो एक्टिवेटेड कार्बन के जो एडवांटेज है वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, दैट इज द ड्यू टू इट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी इट रिमूव्स टेस्ट, कलर एंड ओडर। टेस्ट, कलर एंड ओडर को रिमूव करता है। इट रिमूव्स फेनॉल टाइप इम्प्योरिटीज। व्हेन यूज्ड इन कोगुलेंट इट एड्स इन कोगुलेशन। तो कोगुलेशन में भी ये यूज होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन। इट रिड्यूसेस द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर बिकॉज सम अमाउंट ऑफ क्लोरीन is used to oxidize organic matter which is removed by activated carbon। तो ये क्या करता है, इससे हम क्या करते हैं, क्लोरीन डिमांड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर, सो विच इज रिमूव्ड बाय द एक्टिवेटेड कार्बन, हम उसमें यूज करते हैं। इट्स ओवरडोज इज नॉट हार्मफुल। क्या बोल रहा है, इसका ओवरडोज जो है वो हार्मफुल नहीं है। बट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 3 है वो क्या बोल रहा है, ऑप्शन 3 बोल रहा है कि इट्स डोज इज हार्मफुल। ओके, सो इसमें जो नॉट जो एडवांटेज नहीं है वो उसका पॉइंट हो जाएगा ओनली सी, क्योंकि जो इसका ओवरडोज है वो हार्मफुल नहीं होता है एक्चुअल में, बट यहाँ लिखा हुआ है कि इट्स ओवरडोज इज हार्मफुल, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट अमंग द मेजर लिमिटेशंस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो बोल रहा है कि इनमें जो 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है मेजर लिमिटेशन नहीं है स्प्रिंकलर इरिगेशन का। ओके, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का क्या है, फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग विंड डिस्टर्ब्स द स्प्रिंकलिंग, इट रिक्वायर्स हेवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इट मिनिमाइजेज द इरोजन ऑफ सॉइल। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है कि हम जहाँ आपने देखा होगा कहीं भी कि खेती होता है तो वहाँ पे बहुत सारा फव्वारा टाइप से जो है आपका पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जनरली हम इसको वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर कि कम पानी होती है, पानी की स्कार्सिटी होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पाइप लगा करके और इसको यहाँ से फव्वारा टाइप से हम इसको पानी को स्प्रिंकल करते हैं, जिससे कि बहुत दूर का एरिया जो है एक पाइप जो है उसको कवर करता है, राइट। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा लिमिटेशन होता है स्प्रिंकल इरिगेशन का। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो लिमिटेशन होता है उसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपको बहुत सारे यहाँ पे पाइप्स, मशीनरीज वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो दैट इज द हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, power requirement is usually high since sprinklers operate with more than 0.5 kg per centimeter square water pressure। तो आपको जो ये आपको वाटर प्रेशर पे जो ये आपका रन करेगा, इसके लिए आपको पावर की जरूरत पड़ेगी, तो पावर रिक्वायरमेंट भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल दैट हैव लो इन्फिल्ट्रेशन रेट कैन नॉट बी इरिगेटेड इफिशिएंटली इन होस्ट विंडी एरिया। सो इन केस ऑफ विंडी एरिया, बहुत तेज हवा चल रही है तो वहां पर जो है और वो लो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, तो वहां पर आपका जो है ये यहाँ पर अच्छे से काम नहीं करता है। ओके, क्योंकि क्यों नहीं काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो वाटर इनफिल्ट्रेट पोस्ट वाले में नहीं हो पाएगा, उससे हवा के कारण, विंड के कारण वो वाटर जो वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो बोल रहा है कि वहां पर ये अच्छे से इफिशियंटली यूज नहीं कर पाता है, राइट। फोर्थ पॉइंट जो है वो है लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन फ्रॉम द एरिया ड्यूरिंग इरिगेशन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है ड्यूरिंग इरिगेशन, तो वहां पर भी आपको वाटर लॉस होगा। द वाटर मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम सैंड, डेब्रिस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। तो बोल रहा है कि वाटर जो है वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पाइप से यहाँ से आपका निकलेगा तो उसमें डिफिकल्टी आ सकती है पाइप से निकलने में। अगर उसमें कुछ, अगर वो क्लीन नहीं हो, उसमें सैंड व डेब्रिस हो, तो यहाँ पे आपको जो है वाटर अच्छे से प्रेशर में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज विंड डिस्टॉर्ट्स स्प्रिंकलर्स पैटर्न एंड कॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सो हेवी विंड के कारण क्या होगा, ये जो फव्वारा एक तरफ से घूम रहा है, एक तरफ सभी जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको वो डिस्टर्ब करेगा। एंड राइपनिंग ऑफ सॉफ्ट फ्रूट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्प्रे।
तो अगर मान लिया आपको कोई पेड़ है, राइट, पेड़ है तो वहाँ पे अगर फ्रूट्स लगा हुआ है तो फ्रूट्स को भी पानी से बचाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर फ्रूट्स जो खराब हो सकता है, राइट। तो इनमें से कौन सा जो मेजर लिमिटेशंस नहीं है वो बोल रहा है, इसमें जो मेजर लिमिटेशन नहीं है वो है आपका सी, दैट इज इट मिनिमाइजेज द इरोजन ऑफ द सॉइल। ओके, ऐसा कुछ जो है, ये जो आपका पॉइंट है ये आपका ऐसा कट होगा, दैट इज द इट मिनिमाइजेज द इरोजन ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट, which of the following statement is or are incorrect about the prismatic compass। तो बोल रहा है कि इन केस ऑफ prismatic compass इनमें से कौन सा पॉइंट्स जो है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो पॉइंट है इसमें वो है आपका सी। सी पॉइंट क्या है, रीडिंग आर टेकन डायरेक्टली सीइंग थ्रू द टॉप ऑफ द ग्लास। तो इसमें टॉप ऑफ द ग्लास से हम नहीं देखते हैं, टॉप ऑफ द ग्लास से हम देखते हैं आपका सर्वेयर्स कंपास में। ओके, सर्वेयर्स कंपास होते हैं। इसका नाम प्रिज्मेटिक कंपास क्यों है? प्रिज्मेटिक कंपास इसलिए क्योंकि इसमें प्रिज्म एक जो है आपका लगा रहता है और उसी प्रिज्म के थ्रू आप रीडिंग को देखते हो, दैट्स व्हाई इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। और जो टॉप ऑफ द ग्लास से हम देखते हैं वो देखते हैं हम सर्वेयर्स कंपास में, राइट। सो ऑप्शन 3 भी जो है वो आपका इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following statements describes limitations of concrete technology। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो लिमिटेशन ऑफ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करता है। तो इनमें से जो आप देखिए पहले कि कौन कौन सा लिमिटेशन होता है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का। ओके, तो लिमिटेशन ऑफ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आर कॉन्क्रीट इज ससेप्टेबल टू क्रैकिंग। ओके, ससेप्टेबल टू क्रैकिंग क्यों है? क्योंकि जो कॉन्क्रीट में होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, आप जानते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है, राइट, लेस होती है। तो उसमें क्रैकिंग का ससेप्टेबल टू क्रैकिंग होता है। इट हैज वेरी पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट, लाइक दिस। कंक्रीट हैज लो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इसका क्या होता है? बहुत कम होता है। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो है वो भी बहुत कम होता है। इट हैज लो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इसमें नहीं होता है क्योंकि एक ये होता है, क्या होता है, ये होता है ब्रिटल मटेरियल। कंक्रीट क्या होता है? वो ब्रिटल मटेरियल होता है। तो इट हैज लो डक्टिलिटी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी डिमांड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे आपको क्वालिटी का भी बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। बी, दैट इज द मोनोलिथिक कैरेक्टर गिव बेटर अपीयरेंस। ओके, यहाँ पर क्या आपका मोनोलिथिक कैरेक्टर गिव्स बेटर अपीयरेंस, दिस इज द यू नो व्हाट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स इजीली। तो कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट्स है वो इजीली आपको मिल जाता है, राइट। ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी रेनफोर्स्ड टू अवॉइड क्रैक्स। आप इसको जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे मैंने बोला था कि कम होती है, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है? आपको यहाँ पर रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, राइट। रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पर देना पड़ता है जिससे कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट पॉजेज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसका हाई होता है कंक्रीट का, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो इसका हाई होता है, राइट। तो इनमें जो ऑप्शन जो बी है, हाँ सॉरी बी जो है वो आपका इसमें इसका लिमिटेशन है, क्योंकि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत कम है। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। According to the assumptions of Tarjagi's one-dimensional consolidation theory, which of the following statement is or are incorrect। तो बोल रहा है कि जो इन तर्जगीज का वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी में कुछ एजम्पशंस था। ओके, तो इनमें से कौन सा एजम्पशन जो है वो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तर्जगी का कौन कौन सा एजम्पशंस था। तो एजम्पशंस यहाँ पर देख लीजिए, तर्जगी क्या है कि द सॉइल इज होमोजीनियस, राइट। तो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, द सॉइल इज होमोजीनियस, ये आपका करेक्ट हो गया। The soil is second option is the soil is fully saturated। तो soil is 100% saturated है। The soil is 100% unsaturated लिखा हुआ है, राइट। बट यहाँ क्या बोल रहा है? soil is fully saturated, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? unsaturated। तो ये ऑप्शन आपको गया गलत। The soil is laterally confined। सो बोल रहा है कि थर्ड पॉइंट देखिए, the compression of the soil is due to the change in volume only, which in turn is due to the squeezing out of water from the void spaces। Fourth is Darcy's law is valid, deformation of soil occurs ओनली इन डायरेक्शन ऑफ द लोड एप्लीकेशन। तो बोल रहा है कि डिफॉर्मेशन जो होगा वो ओनली लोड के डायरेक्शन में ही होगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि जो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। इस डायरेक्शन में इसको क्या किया गया, इसको जीरो माना गया, इसको कंसिडर नहीं किया गया। तो दिस इज द एजम्पशंस, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ओनली बी। आपका ओनली बी जो है वो गलत है, और बाकी जो थर्ड है वो भी सही है। बिकॉज ऑफ दिस
एजम्पशन, जो फिफ्थ एजम्पशन है उसके कारण। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which among the following is or are the correct assumptions in the theory of simple bending? तो सिंपल बेंडिंग के भी कुछ एजम्पशंस थे, उनकी भी बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट एजम्पशंस, आपको करेक्ट वाला निकालना है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा एजम्पशंस था सिंपल बेंडिंग में। सिंपल बेंडिंग के यहाँ पर आपको बहुत सारे एजम्पशंस मैंने यहाँ पे डिस्कस लिखा हुआ है। सो बोल रहा है कि फर्स्ट इज द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। जो बीम का मटेरियल है वो क्या है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है। The beam is initially straight and all the longitudinal fibers bend in circular arcs with a common center of curvature. Members have symmetric cross section and are subject to bending in the plane of symmetry. तो बोल रहा है कि जो बेंडिंग होगा वो क्या होगा, इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री में होगा, और मेंबर हैव सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी बोलिए, देखिए बीम इनिशियली स्ट्रेट, तो आपका इनिशियली स्ट्रेट आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया, राइट। और लोड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द बीम एक्सिस, ये भी आपका सही है। और देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द बीम इज सब्जेक्ट टू प्योर बेंडिंग एंड द इफेक्ट ऑफ शियर इज नेग्लेक्टेड। प्लेन सेक्शन थ्रू अ बीम टेकन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द बीम रिमेन प्लेन आफ्टर द बीम इज सब्जेक्ट टू बेंडिंग। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एज लार्ज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द बीम। और द लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस। तो इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका ए बी सी, ऑल द थ्री ऑप्शंस आर द करेक्ट वन। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following factors affects the per capita demand of water? तो per capita demand of water जो होता है कि एक पर्सन पूरा दिन में कितना वाटर को कंज्यूम करता है, या फिर मान लीजिए कि उसको एक पर्सन के लिए कितना वाटर आपको लगना चाहिए, वो कहता है आपका पर कैपिटा डिमांड। क्या डिमांड है पर पर्सन। ओके, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो वहां पर हमने आपको लिखा हुआ, देखिए फर्स्ट फैक्टर है वो है आपका साइज ऑफ द सिटी। ओके, तो साइज ऑफ द सिटी, अगर आपका कोई बिगर सिटी और एक स्मॉल सिटी है, तो बिगर सिटीज में ऑलवेज क्या होता है, जो डिमांड होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू स्मॉल टाउन्स। ओके, सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्री है तो वहां पर भी आपको पानी का एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन पे कैसे इफेक्ट करता है पर कैपिटा डिमांड, अगर गर्मी है तो वहां पर हम ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, और अगर ठंडा पे हम क्या करते हैं, ठंडे वेदर में हम पानी को कम कंज्यूम करते हैं, राइट। फोर्थ इज हैबिट्स ऑफ पीपुल एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस, अगर हैबिट्स ऑफ पीपुल क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस, अगर मान लीजिए कोई रिच फैमिली है, रिच घर है, तो वहां पर जो वाटर का कंजम्पशन है ज्यादा होता है, और पुअर फैमिली में जो वाटर कंजम्पशन कम होता है, राइट। फिफ्थ वन इज द क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है तो लोग उसको ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, राइट। एंड द प्रेशर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर प्रेशर वहां पर ज्यादा है आपके पाइप में, तो वहां भी आपको ज्यादा पर कैपिटा डिमांड आपको इंक्रीज होता है। इफिशियंसी ऑफ वाटर वर्क्स, मान लीजिए कहीं लीकेज है तो वहां पर वाटर को क्या होता है, वाटर आपका बर्बाद होता है, तो वहां पर भी आपको लीकेज का इशू, वहां भी आपको ज्यादा पर कैपिटा डिमांड बढ़ेगा। और कॉस्ट ऑफ द वाटर, ओके, तो कॉस्ट ऑफ द वाटर, मान लीजिए आपका कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो जो जो एक्सपेंसेस है या फिर मान लीजिए डिमांड है वो क्या होगा, कम होगा। और कॉस्ट अगर कम होगा पानी का तो डिमांड क्या होगा, वो आपका ज्यादा होगा, इस पर भी आपका डिमांड करता है। तो यहाँ पर जो आपका जो फॉलोइंग फैक्टर्स है वो आपका सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके करेक्ट है। इट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन, ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द रीजन एंड पॉपुलेशन पर भी ये डिपेंड करता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following statement is or are true about the type of gauge in Indian Railways? तो बोल रहा है कि इंडियन रेलवे जो गेज है, गेज क्या होता है, गेज होता है आपका दो रेल्स के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ये मान लीजिए आपका रेल्स है और यहाँ भी एक रेल्स है, ये आपका रेल्स होगा, तो यहाँ इनर फेस का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका गेज। ओके, इनर फेस का जो डिस्टेंस है आपको क्या कहलाता है, गेज कहलाता है। तो बोल रहा है एज पर इंडियन रेलवेज ब्रॉड गेज, ऑप्शन वन है, देखिए क्या बोल रहा है कि ब्रॉड गेज जो है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है ये 1.676 मीटर, गेज का दिया हुआ है 1.240 और नैरो गेज का दिया हुआ है 0.762। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो ट्रू है या करेक्ट है, आप कह सकते हो। तो करेक्ट कौन सा होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए हमने लिखा है आपको डिफरेंट टाइप के गेज जो इंडिया में जनरली फॉलो किए जाते हैं उनका यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है, राइट। तो ब्रॉड गेज का जो विड्थ होता है वो है आपका 1676 mm, जो ऑलरेडी आपको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.676 मीटर, राइट। तो ये ऑप्शन का करेक्ट हो गया।
सेकंड इज द स्टैंडर्ड गेज। तो स्टैंडर्ड गेज जो है वो आपका 1434 mm दिया हुआ, इट इज द 1.435 मीटर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। जनरली आपको जो स्टैंडर्ड गेज है वो आपको मेट्रो वगैरह में यूज होता है। थर्ड वन इज द मीटर गेज। तो मीटर गेज की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 1000 mm, और नैरो गेज होती है उसकी लेंथ होती है आपकी 762 mm। तो देखिए यहाँ पर नैरो गेज का आपका 0.762 मीटर दिया हुआ है, बट ये जो है आपका दिया हुआ है मीटर गेज जो आपका दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 1.24। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मीटर गेज होता है वो होता है कितना, 1 मीटर गेज जो होता है वो होता है आपका 1 मीटर का, इट इज द 1000 mm का होता है, राइट। तो जिसमें जो ट्रू क्या क्या है, ट्रू है आपका ओनली ए एंड सी इज द ट्रू वन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following is are not the characteristics of an ideal reinforcing material? तो बोल रहा है कि आइडियल रेनफोर्सिंग मटेरियल जो हम यूज करते हैं इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट शुड बी इजिली अवेलेबल इन बल्क एंड लो प्राइस। तो ये अच्छी बात है। ओके, दिस इज द आइडियल रेनफोर्सिंग मटेरियल। आप जो रेनफोर्सिंग मटेरियल को यूज कर रहे हो वो आपका इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ओके, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, तो दिस इज द गुड थिंग। ओके, सेकेंड वन इज शुड नॉट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी। तो टेंसाइल रेनफोर्सिंग मटेरियल को क्यों यूज किया जाता है, रेनफोर्समेंट को क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या कर पाए, इंक्रीज कर पाए कंक्रीट में। ओके, क्योंकि कंक्रीट का क्या होता है, कंक्रीट का जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। तो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए इन कंक्रीट हम रेनफोर्समेंट को यूज करते हैं। तो अगर आपका रेनफोर्समेंट ही जो है यहाँ पर आपका रेनफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है और इलास्टिसिटी नहीं है तो उसका यूज करने का दैट इज नॉट एन आइडियल रेनफोर्सिंग मटेरियल। ओके, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द लूज मिल स्केल्स, लूज रस्ट एंड कोट ऑफ पेंट, दिस इज द गुड थिंग। ओके, ये मतलब कि इसमें रस्ट नहीं होना चाहिए, कोट ऑफ पेंट होना चाहिए। ओके, तो जो ऑप्शन बी है वो आपका आइडियल रेनफोर्सिंग मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं है, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। As recommended in IS 456, match the following according to the recommended slam for various concrete works and select the correct answer using quotes as given below। तो हम जब भी बहुत जो हम वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट करते हैं स्लम कोन टेस्ट, तो जब हम स्लम कोन टेस्ट यहाँ पर कर रहे होते हैं तो हम जानते हैं कि आप क्या करते हो, आप इस तरह से आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके, एपेटस होता है, और इसमें आप उसको कंक्रीट को पोर करते हो यहाँ से और फिर उसको उठाते हो। तो जितना आपका कंक्रीट इस टाइप से फिर फॉल करेगा, ओके, फॉल करेगा कंक्रीट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इनिशियल से फाइनल की डिस्टेंस आपकी कहलाती है स्लम्प। ये आपको mm में जनरली आप मेजर करते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्लम्प एक रिकमेंडेशन किया गया है एज पर IS 456। ओके, एज पर IS 456 जो है डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्लम्प की वैल्यू दी गई है। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें क्या है, पेवमेंट के लिए आपको बोल रहा है कि आपका 50 mm का होना चाहिए स्लम्प। अनरेनफोर्समेंट फुटिंग के लिए होना चाहिए आपका 75 mm का। रेनफोर्स्ड फाउंडेशन के लिए आपका होना चाहिए आपका 100 mm का, और कॉलम के लिए आपका होना चाहिए 125 mm का आपका होना चाहिए स्लम्प। Which term is appropriate for the branch of physical geography which deals with the origin, distribution of water on the earth surface? Okay, तो बोल रहा है कि what is the branch of physical geography which deals with the origin, distribution of water and the earth surface? तो जो अर्थ सरफेस पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑरिजिन का जो डिफाइन करता है वो जो ब्रांच कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है आपका वाटर, और लॉजी मीन्स होता है साइंस। ओके, तो हाइड्रोलॉजी जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, जो कि हाइड्रोलॉजी जो है वो एक ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है जो कि डील करता है किससे, ऑरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो हाइड्रोलॉजी में क्या क्या चीज आता है, हाइड्रोलॉजी में आपका आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सरफेस रन ऑफ, स्ट्रीम फ्लोज इन कैचमेंट, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा, ये सब जो थिंग है वो आपका हाइड्रोलॉजी में कवर होती है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ फाउंडेशन द लेंथ इज कंसिडरेबली ग्रेटर देन इट्स विड्थ। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फाउंडेशन है जहां पर कि जो लेंथ ऑफ द फाउंडेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है विड्थ से। तो ऐसा जो फाउंडेशन है वो होता है आपका स्ट्रिप फाउंडेशन। तो स्ट्रिप फाउंडेशन जनरली हम कहाँ यूज करते हैं,
स्ट्रिप फाउंडेशन हम जनरली यूज करते हैं आपका वॉल के कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो वॉल के कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, आपको जनरली स्ट्रिप फाउंडेशन को यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ये आपका सामने से दिख रहा है और ये आपको पर्सपेक्टिव व्यू में दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो विड्थ होती है इसकी फाउंडेशन की, जो विड्थ है बी, वो लेंथ से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी लंबी वॉल होती है हम क्या करते हैं उतना लंबा नीचे फाउंडेशन आते जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिप फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। डैश इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस ऑन ईदर साइड ऑफ द सेक्शन ऑफ द लोडेड बीम। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो है अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन ईदर साइड ऑफ द सेक्शन ऑफ द लोडेड बीम। तो वो कहलाता है आपका बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट हम मान लीजिए किसी का भी निकालते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम किसी का भी बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो उस पर क्या होता है, किसी भी सेक्शन पे, मान लीजिए कि ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इस साइड से या इस साइड से जो सम ऑफ द ऑल द मोमेंट्स होगा वो कहलाता है आपका बेंडिंग मोमेंट। चलिए अगले समझ चलते हैं। Assume L is the load in Newton and A is the cross-sectional area. The stress is noted by। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका, स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, राइट। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, वो आपका होता है स्ट्रेस। सो यहाँ पर जो फोर्स को या फिर लोड को डिनोट किया गया एल से डिनोट किया गया, तो आपको यहाँ पे क्या क्या लिख दीजिएगा, एल डिवाइड बाय ए। तो जिसमें कट ऑप्शन है वो हो गया आपका ऑप्शन 3, दैट इज इक्वल टू एल बाय ए, दैट इज द फोर्स। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। A 8 mm thick copper sheet is cut with a 9 cm diameter round punch. If the punch exerts a force of 16 kN, find the shear stress in the sheet। तो बोल रहा है कि एक 8 mm थिक कॉपर शीट है जिसमें कि 9 सेंटीमीटर का डायमीटर का राउंड कट किया गया है। तो बोल रहा है कि वहां पर अगर 16 kN का फोर्स लग रहा है तो shear स्ट्रेस उस शीट पे क्या होगा। तो shear, पहले देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है exerted force, that is the 16 किलोमीटर मीन्स 16,000 न्यूटन। कॉपर से डायमीटर आपको 9 सेंटीमीटर कट किया आपने तो 90 mm हो गया, तो रेडियस निकालेगा तो आपका हो जाएगा 45 mm, राइट। और थिकनेस ऑफ कॉपर शीट क्या है, थिकनेस ऑफ कॉपर शीट आपको दिया हुआ है 8 mm। तो आप पहले निकालिए कि एरिया ऑफ कॉपर शीट आफ्टर कटिंग क्या होगा। तो एरिया क्या होगा 2 पाई आर टी, राइट। 2 पाई आर टी क्या होगा, उसका एरिया हो जाएगा आपका, तो 2 पाई आर आपको 45 और टी 8, तो आपका दिस इज द 2261.95 mm का क्या हो गया, उसका एरिया हो गया कॉपर शीट आफ्टर कटिंग। तो आपको निकालना है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, जो आपको फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स आपका 16,000 दिया हुआ है, डिवाइड बाय एरिया आप इसको कीजिए 2261.95, आपका जाएगा 7.08 मेगा पास्कल विल बी द करेक्ट वन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपको ऑप्शन 3, इट इज द 7.08 मेगा पास्कल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। According to soil mechanics, which type of soil is not fully consolidated under the existing overburden pressure? तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो टाइप ऑफ सॉइल है वो नॉट फुल्ली कंसोलिडेटेड है अंडर एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर। तो वो होता है आपका अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। डैश इज द नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन इट एक्ट्स इनटू द एरिया। तो बोल रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, अगर वो एरिया पे एक्ट कर रहा है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है इफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट्स अवे फ्रॉम द एरिया, ओके। और उसमें क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ होता है। और अगर आपको किसी एरिया के अंदर में इनसाइड में एरिया, मतलब कि मान लीजिए कि आपको ये आपका क्या है, आपका ये कोई भी मेंबर है, राइट। तो अगर आपका यहाँ पर इस तरह से आउटसाइड फोर्स लग रहा है तो वो क्या हो गया, वो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, वहां पर जनरेट होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें इंक्रीज इन लेंथ होगा, ओके। आपका यहाँ पे लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपका इनसाइड द एरिया, इनटू द एरिया, इनटू द एरिया मींस आपका जो ये बीम है आपको इस तरह से इनसाइड ऑफ द फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा और इसका लेंथ आपका डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आपको लेंथ जो है आपका डेल्टा एल आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहाँ पर टेंसाइल में क्या होगा, डेल्टा एल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर इसकी लेंथ को इंक्रीज होगा। तो वही बोल रहा है कि डैश इज द नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन इट एक्ट्स इनटू द एरिया। जो फोर्स आपका इनटू द एरिया पैक्ट कर रहा है, इनसाइड द एरिया पैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिव स्ट्रेस, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। A project engineer collects a sample of red soil having moist unit weight of a soil is 18.5 kg per meter cube. Water content available is 22% and the specific gravity of the solid of the soil is
2.85 फाइंड द यूनिट वॉइड रेशियो और ड्यूटी वाटर दिया गया इट इज 9.1 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो आपको वॉइड रेशियो निकालना है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर यूनिट वेट दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि फॉर द सैचुरेटेड सॉइल दैट इज द मॉइस्ट यूनिट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मॉइस्ट सॉइल। तो मॉइस्ट सॉइल मतलब क्या हो गया, मॉइस्ट सॉइल मतलब हो गया फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए क्या होता है, एस की वैल्यू जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है आपकी 1। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए वाटर कंटेंट दिया हुआ 0.22, गामा दिया हुआ 18.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, जी 2.85 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि फॉर आपको रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी जानते हैं। तो गामा इक्वल टू आप फॉर्मूला जानते हैं, जी गामा इक्वल टू कहते हैं गामा बल्क, तो बल्क लिख लीजिए, गामा बल्क इक्वल टू जी प्लस एस सी गामा डबल बाय 1 प्लस ई होता है। तो जी प्लस एस सी को आप क्या कर सकते हो, एस सी को आप चेंज कर दीजिए डब्ल्यू जी। ओके, तो ये हो गया गामा बल्क इक्वल टू जी प्लस डब्ल्यू जी इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। तो यहाँ पर आपको गामा बल्क दिया हुआ 18.5, जी दिया हुआ 2.85, डब्ल्यू दिया हुआ 0.22, जी दिया हुआ 0.85, गामा डब्ल्यू 9.1 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ई निकाल लीजिए, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपकी ई आ जाएगी आपकी 0.84 विल बी द आंसर। ओके, सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, इट इज द 0.84। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। Dash is an engineered material that contains cement, polymers, and glass fibers. It is mainly used in concrete products including ornamental structures, fountains, domes, etc. तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा इंजीनियर्ड मटेरियल है जो कि सीमेंट, पॉलीमर्स, ग्लास फाइबर्स को कंटेन करता है और इसको जनरली हम यूज करते हैं फॉर द ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर्स लाइक फाउंटेन बनाने में, डोम बनाने में। तो वो जो मटेरियल है वो कहलाता है आपका ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, जिसको शॉर्ट में जीएफआरसी भी बोलते हैं। ओके, तो जीएफआरसी इज एन इंजीनियर मटेरियल दैट कंटेन्स सीमेंट, पॉलीमर्स एंड ग्लास फाइबर्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। According to the level of pressure applied, lateral earth pressure is classified into various types. Which of the following type of lateral earth pressure refers to the minimum pressure exerted by the soil on the retaining wall? तो जब लेवल ऑफ प्रेशर अप्लाइड हो रहा है तो लेटरल अर्थ प्रेशर जो क्लासीफाइड होता है वेरियस टाइप के, ओके, लाइक एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा वैल्यू जो वो मिनिमम प्रेशर एक्ट करता है ऑन द रिटेनिंग वॉल, तो वो होता है आपका मिनिमम जो एक्ट करता है वो करता है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, इन द पाइल फाउंडेशन विच टाइप ऑफ पाइल एक्ट एज कॉलम एंड ट्रांसमिट द लोड थ्रू वीक सॉइल टू अ फर्म स्ट्रैटम एट अ ग्रेटर डेप्थ। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पाइल है जो कॉलम करेक्ट करता है और लोड को ट्रांसमिट करता है थ्रू वीक सॉइल टू अ फर्म स्ट्रैटम, जो भी मतलब कि मान लीजिए कि जो हार्ड स्ट्रैटा है ग्राउंड पे एट अ ग्रेटर डेप्थ, वो कौन सा पाइल कहलाता है, वो कहलाता है आपका एंड बेयरिंग पाइल। तो एंड बेयरिंग पाइल क्या होता है कि एंड बेयरिंग पाइल जो होता है आपका वो नीचे स्ट्रैटम, अगर यहाँ पे मान लीजिए हार्ड स्ट्रैटा है और यहाँ पे सॉफ्ट स्ट्रैटा है, तो यहाँ पर से जो पाइल होगा ये पूरा यहाँ तक जाएगा और इसको डायरेक्ट ग्राउंड पे लोड को यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है, तो वो होता है आपका एंड बियरिंग पाइल। ओके, और वही अगर मान लीजिए कोई पाइल जो है वो पूरा नीचे तक नहीं जा रहा है और सिर्फ ये फ्रिक्शन के थ्रू लोड को ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो होता है आपका फ्रिक्शन पाइल। ओके, तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन के थ्रू क्या करता है, लोड को ट्रांसमिट करता है, तो वो कहलाता है आपका फ्रिक्शन पाइल। ओके, तो यहाँ पे पूछा था आपको कि फर्म स्ट्रैटम तक आपको नीचे तक जाता है, तो वो कहलाता है आपका एंड बियरिंग पाइल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। What is the name of the method of design of reinforced cement structure in which optimum use of inherent strength of both steel and concrete is made? तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा डिजाइन ऑफ द रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर का डिजाइन मेथड है जो कि ऑप्टिमम यूज करता है, पूरा स्ट्रेंथ को यूज करता है किसी भी स्टील और कंक्रीट को ड्यूरिंग दैट स्ट्रक्चर। तो वो जो मेथड कहलाता है वो मेथड कहलाता है आपका अल्टीमेट लोड मेथड। ओके, तो अल्टीमेट लोड मेथड क्या करता है आपका, जो ये यूज करता है किसी भी नॉन लीनियर रीजन तक के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व को ऑफ स्टील एंड कंक्रीट एंड टेक्स द प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ दिस मटेरियल। मींस जब हम नॉर्मल डिजाइन करते हैं तो उसमें जब हम मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका ओके, दिस इज द फेलियर पॉइंट ऑफ द स्टील और ये होता है इलास्टिक लिमिट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो अल्टीमेट मेथड होता है यो यहाँ तक फेलियर मेथड तक को, फेलियर पॉइंट तक के स्ट्रेंथ को यूज करता है ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर इसलिए ये लिखा हुआ है कि ये प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द लोड मटेरियल, ये आपको
पूरा इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ स्टील कंक्रीट को यूज करता है फॉर द डिजाइन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, तो वो जो लोड मेथड है वो कहता है आपका अल्टीमेट लोड डिजाइन स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी दिए हुए हैं ऑफ द दिस अल्टीमेट लोड मेथड डिजाइन के, वो आप इसको पढ़ सकते हैं, जो आपको आगे क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, if r is the radius of curve in meters and c is the chord length in meters, what would be the expression to denote Versine v in millimeter? तो बोल रहा है कि वर्साइन कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है। ओके, तो किसी भी कर्व का वर्साइन निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा वर्साइन क्या होता है। ओके, तो वर्साइन जो है, मान लीजिए किसी भी कर्व है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो यहाँ कॉर्ड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पर कर्व की, वो कहलाती है आपकी वर्साइन। ओके, जो मैक्सिमम लेंथ वाला जो कॉर्ड है, ये क्या है, मैक्सिमम लेंथ वाला कॉर्ड है। ओके, तो यहाँ से कर्व की जो पॉइंट होता है वो कहलाता है आपका वर्साइन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है c²/8r। तो c²/8r होता है और इसके यूनिट के अनुसार ये वेरी करता है, राइट। अगर आपको मीटर सेंटीमीटर में है या मीटर में है या फिर इंचेस में है तो इसका फॉर्मूला चेंज होता रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा गया कि v इन मिलीमीटर, कॉर्ड लेंथ इन मीटर, तो r इज रेडियस ऑफ द कर्व मीटर, तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका 125 c²/r, दैट इज द दिस सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। A surveyor made an error during the survey of a project which is associated with his skill and vigilance. Which type of error the surveyor has committed? तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एरर जो है वो सर्वेयर ने किया है ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ अ प्रोजेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद हिज स्किल एंड विजिलेंस। ओके, तो सबसे पहले जाना होगा कौन कौन सा एरर हो सकता है किसी भी सर्वेइंग में। तो किसी भी सर्वेइंग में जो सिस्टमैटिक एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो होता है, सिस्टमैटिक एरर इज एन एरर अंडर द सेम कंडीशन विच will always be of the same shape and size. The systematic error always follows some definite mathematical or physical law and the correction can be determined and applied. तो करेक्शन आपने सर्वे में वेरियस करेक्शंस पढ़ा होगा। ओके, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम जो सिस्टमैटिक एरर्स है हम उसको करेक्शंस लगा करके उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर्स। और आप देखते हैं कि आपको क्या होता है, पॉजिटिव एरर होता है, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव होता है कंडीशन उसमें ड्यूरिंग द, जब आप करेक्शन करते हो उस एरर का, तो दैट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर। ओके, नेक्स्ट वन इज द ब्लंडर। ब्लंडर क्या होता है कि ये आपने कुछ एरर किया है, मींस ह्यूमन एरर है। यहाँ पर क्या है आपका ह्यूमन एरर दैट ऑफन लीड्स अ लार्ज डिस्क्रिपेंसीज, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ब्लंडर्स। ओके, तो दिस ये क्या होता है, ये आपका ब्लंडर होता है आपका ह्यूमन एरर के कारण, आपने मान लिया आपके नेग्लिजेंस के कारण जो भी आपने वहां पे गड़बड़ी किया है सर्वे के दौरान, वो आपका आएगा ब्लंडर की कैटेगरी में। ठीक है, और रैंडम एरर्स क्या होता है, रैंडम एरर्स होता है, रैंडम एक्सीडेंटल एरर्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर अ सिंगल मेजरमेंट और सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स, द एरर रिमेन्स आफ्टर ऑल पॉसिबल सिस्टमैटिक एरर्स एंड ब्लंडर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। रैंडम एरर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, ये क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, एंड आर ऑफन कॉज्ड बाय द फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द सर्वेयर। ओके, सर्वेयर के कंट्रोल से बाहर जो होता है वो होता है आपका रैंडम एरर। तो यहाँ जब करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रैंडम एरर्स विल बी द करेक्ट एरर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। डैश इज यूज्ड इन कंक्रीट टू प्रोवाइड इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इट इज यूज्ड एज फिलर ओनली एंड डू नॉट रिएक्ट विद सीमेंट एंड वाटर। तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें जो एलिमेंट है इज यूज्ड इन कंक्रीट टू प्रोवाइड इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और क्या होता है ये आप करते हो क्यों, फिलर यूज करने के लिए, और ये जो आपका सीमेंट और वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो वो जो मटेरियल होता है इन द कंक्रीट वो होता है आपका एग्रीगेट। एग्रीगेट होता है, हम क्या करते हैं उसको एज ए फिलर उसमें यूज करते हैं हम कंक्रीट में, और ये जो है किसी भी सीमेंट या वाटर से रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि हम जो एग्रीगेट का जो क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी एग्रीगेट क्या होता है, क्वालिटी एग्रीगेट इज दैट एग्रीगेट विच इज वी शुड नॉट रिएक्ट विद द water और एंड सीमेंट। ओके, किसी से भी आपका जो है ये रिएक्ट नहीं, मीन्स ये इनएक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव मटेरियल होना चाहिए, किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, राइट। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट। चलिए उसमें चलते हैं। विच एपरेटस इज यूज्ड टू परफॉर्म द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो कौन सा इसमें से एपरेटस है वो जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट को मेजर करता है। तो इनमें से जो एपरेटस है जो साउंडनेस सीमेंट को मेजर करता है वो कहलाता है आपका लीच एटेरियस एपरेटस। तो लीच एटेरियस एपरेटस जो है वो आपको साउंडनेस ऑफ सीमेंट को
मेजर करता है। और बाकी जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं एपेरेटस के नाम, वो सभी आपको वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट निकालने में यूज होते हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following typical arrangements of points and crossing is being drawn in the figure shown? तो बोल रहा है कि मुझे आपको फिगर यहाँ पर दिया गया है रेलवे लाइन का, वो बोल रहा है कि ये क्या अरेंजमेंट जो है वो क्या शो कर रहा है। तो वो जो शो कर रहा है वो हो रहा है आपका टैंडेम को शो कर रहा है। ओके, चलिए अगले चलते हैं। According to geological classification, rocks are divided into 3 different categories: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. In which category granite, basalt, and dolerite, etc. types of rocks fall? तो बोल रहा है कि जब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है तो 3 टाइप के रॉक्स को आप जनरली क्लासिफाई करते हो। इट इज द इग्निशियस रॉक होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। तो बोल रहा है कि जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, बासाल्ट और जो डोलेराइट है वो किस कैटेगरी में आता है? तो वो आता है आपका इग्नियस रॉक के कैटेगरी में। वो किस में आता है? इग्नियस रॉक के कैटेगरी में आता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। When a liquid rotates at constant angular velocity about a vertical axis of a rigid body, तो बोल रहा है कि जो लिक्विड रोटेट कर रहा है एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जो होगा वो होगा द प्रेशर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। According to Hooke's law, the material is said to be elastic if it returns to its original unloaded dimensions and load is removed. It can be expressed as. तो बोल रहा है कि हुक्स लॉ जो होता है उसमें क्या होता है? तो हुक्स लॉ जो होता है हम जनरली जानते हैं कि वो होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इक्वल टू वो मान लीजिए आपको सी हो जाएगा कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन हो जाएगा। ओके, तो जब आप ब्रैक इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो अब क्या होता है? इक्वल टू करते हैं तो आपको कांस्टेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा आपका कांस्टेंट, राइट। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ जॉइंट plates to be fastened are placed one over the other and riveted by one or more rows of rivets? तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है जहां पर कि जो हम रिवेट करते हैं तो वो एक के ऊपर एक हम उसको पुट करते हैं, तो वो होता है आपका लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट जो होता है जनरली हम इस तरह से, ये मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेट को हम इसके ऊपर पे इस तरह से रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप उसको बोल्टिंग करते हो और रिवेटिंग करते हो, जो भी करते हो, तो यहाँ पर आप उसको बोल्टिंग रिवेटिंग, तो ये जो आपको रिवेट कहलाता है, ये कहलाता है आपका जो जॉइंट होता है, ये कहलाता है आपका लैप जॉइंट। क्या कहलाता है? आपका लैप जॉइंट कहलाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। Soil scientist collects under unsaturated 220 cm cube sample of soil having weight 220 gram. If the dried weight of soil is 180 gram, then find the water content available in the soil. तो बोल रहा है कि सॉइल साइंटिस्ट ने जो है सॉइल जो इंजीनियर है वो उसने क्या किया? अनसैचुरेटेड सॉइल सैंपल को लिया, इट इज द 200 सेंटीमीटर क्यूब को, और वेट उसका दिया हुआ 220 ग्राम और ड्राई वेट दिया हुआ 180 ग्राम। तो बोल रहा है कि वाटर कंटेंट निकाल दो। वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है आपका वेट ऑफ वाटर। क्या होता है आपका? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो क्या होता है आपका? वेट ऑफ सॉलिड्स। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए आपको क्या दिया गया? आपको देखिए टोटल वेट दिया गया है और ड्राइड वेट दिया गया 180 ग्राम। तो उसको माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा वाटर कंटेंट, इट इज द 40 ग्राम क्या है उसमें? वाटर है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 180, दैट इज द 180 क्या है आपका? ड्राइड सॉलिड मींस ड्राइड सॉलिड मींस वेट ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो वेट ऑफ सॉलिड्स है आपका 180 ग्राम, तो 40 डिवाइड बाय 180 आपका आ जाएगा आपका 0.222 विल बी द वाटर कंटेंट, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। The 4 kind of crystals in thin sections of cement clinkers named by Thorneybaum are elite, belite, silicate and। तो 4 टाइप के आपका जो क्रिस्टल्स दिया गया इन थिन सेक्शन ऑफ सीमेंट क्लिंकर,
तो बोल रहा है कौन 3 आपको दिया गया लाइट ब्लड सेल, तो बोल रहा है फोर्थ वन क्या होता है, तो फोर्थ वन जो होता है वो आपका होता है फेलाइट। ओके, तो ये जो दिया गया है आपको लीच टेरियल्स ने दिया है और टॉर्नेबॉम ने दिया है। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स आपको क्या कहता है, एलाइट दैट इज C3s, बिलाइट दैट इज C2s, सिलाइट दैट इज द C3a एंड फेलाइट दैट इज C4af। जो 4 कंपोनेंट हैं ये इसमें से आपको फेलाइट विल बी द इसमें से आंसर सही होगा। इसको आप जो है आप बोक कंपाउंड्स के नाम से भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इन द नेम ऑफ द आफ्टर द नेम ऑफ द बोक हु आइडेंटिफाइड देम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। In the given image, read the observation carefully which were taken during the testing of dumping level. To what reading should be line of collimation be adjusted when the instrument was at Q. तो बोल रहा है कि गिवन इमेज जो दिया गया है वहां पर ऑब्जर्वेशन केयरफुली कीजिए और देखिए कि टेस्टिंग ऑफ डंपिंग लेवल की लाइन ऑफ कॉलिमेशन को कितना एडजस्ट किया जाएगा। ओके, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट वाज एट Q, तो इसको एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होता है वो हम जो करते हैं सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एट P, अगर मान लीजिए पहले इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है P पर है, तो एपरेंट हाइट डिफरेंस क्या है, तो एपरेंट हाइट डिफरेंस क्या है आपका 2.123 माइनस 1.543, इसको आप माइनस कीजिएगा तो आपका आया 0.58। ओके, अब आप देखिए जब आपका इंस्ट्रूमेंट Q पर है तो एपरेंट हाइट डिफरेंस क्या है, एपरेंट हाइट डिफरेंस है आपका 1.750 माइनस 1.121 आपका गया 0.629। ओके, तो ट्रू डिफरेंस क्या है, तो ट्रू डिफरेंस जो है आपका इस दोनों का एवरेज होगा। ओके, तो दैट इज 0.629 प्लस 0.58 डिवाइड बाय 2 आपका आ जाएगा 0.6045। ओके, नाउ डूइंग द एडजस्टमेंट व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज एट Q, स्टाफ रीडिंग एट Q क्या था, जब आप इंस्ट्रूमेंट करना है आपको क्या बोला कि आपका इंस्ट्रूमेंट कहाँ चाहिए, Q पे होना चाहिए, ठीक है, तो Q पे आपका क्या 1.750 है, स्टाफ रीडिंग क्या है 1.750 है, तो एडजस्टेड रीडिंग क्या होगा, एडजस्टेड रीडिंग जो होगा आपका 1.750 माइनस ट्रू डिफरेंस। ओके, ट्रू डिफरेंस जो आपका आया है एवरेज इज द 1.750 माइनस 0.6045 आपका आ जाएगा 1.146 मीटर, आपका विल बी द करेक्ट वन। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इट इज द 1.146 मीटर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। An open cylindrical tank of 2 meter diameter and 4 meter height contains water up to 1.5 meter depth. If the cylinder rotates about vertical axis, what angular velocity can be attained without spilling any water? Okay, तो बोल रहा है कि ओपन सिलिंड्रिकल टैंक है 2 मीटर डायमीटर का और 4 मीटर हाइट का, तो और वाटर का जो डेप्थ है वो है आपका 1.5 मीटर तक उसमें क्या है पानी भरा हुआ है। तो बोल रहा है कि आप बताइएगा उसको वर्टिकल एक्सिस पे क्या किया जाए, रोटेट किया जाए, तो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जाएगा जो उसमें जो स्पिलिंग ऑफ वाटर है वो ना हो। तो इस तरह से आपको टैंक दिया हुआ है वाटर का, ठीक है, और बोल रहा है कि ये क्या है उसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर का है और इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है। ओके, और इसमें जो पानी भरा हुआ है वो भरा हुआ है आपका 1.5 मीटर तक का क्या भरा हुआ है पानी, अभी इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर भरा हुआ है। तो इसको आपको रोटेट करना है, तो रोटेट करना है तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए आपको डायमीटर 2 मीटर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ 1 मीटर, तो हाइट ऑफ टैंक 4 मीटर और डेप्थ वाटर 1.5 मीटर, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपकी क्या है हाइट 1.5 मीटर है। ओके, तो राइज एबव द ओरिजिनल वाटर लेवल फॉर नो स्पिलिंग, तो जब ये आप इसको घुमाइएगा पानी को तो पानी यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, पानी यहाँ तक पहुंचेगा, तो बोल रहा है ये कितना गैप होगा बचा हुआ इसका बचा हुआ गैप 4 माइनस 1.5 इट इज इक्वल टू 2.5 मीटर आपको गैप बचा हुआ है, ठीक है, ये क्या आपका 2.5 मीटर। So as rise above level equal to fall below level, so fall equal to 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर का फॉल यहाँ पे होगा, तो टोटल हाइट ऑफ पैराबोलाइड, तो हाइट ऑफ पैराबोलाइड क्या होगा राइज प्लस फॉल इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ पैराबोलाइड निकालने के लिए जो इक्वेशन होता है H इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2G, तो ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा है आपका यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, आर रेडियस है और जी आपको जानते हैं जी जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपके सारे वैल्यू को पुट कीजिए, हाइट आपका 5 मीटर आपने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है, तो यहाँ से आपको ओमेगा को सॉल्व कीजिएगा तो ओमेगा आपका आ जाएगा 9.9 रेडियन पर सेकंड विल बी द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका 3 है, दैट इज द 9.9 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट, व्हाट would be the approximately weight of rail required for a particular track if the weight of locomotive axle load is 15,000 tons? तो बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ रेल निकालिए फॉर अ पर्टिकुलर ट्रैक जहां पर कि जो एक्सेल लोड है वो लोकोमोटिव का वो है 15,000 टन, तो आपको वेट ऑफ रेल निकालना है।
तो वेट ऑफ रेल निकालने के लिए जो वेट ऑफ रेल है उसका जो हम निकालते हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपका स्पीड ऑफ ट्रेन पे, वो करता है आपका एक्सेल लोड पे, वो करता है आपका गेज ऑफ ट्रैक पे, वो करता है आपका टाइप ऑफ रेल पे, और वो करता है आपका स्पेसिंग ऑफ स्लीपर पे। आपका जो है वेट ऑफ रेल जो है वो आपका डिपेंड करता है। ओके, सो वेट ऑफ रेल पे डिपेंड करता है। तो जनरली इन इंडिया आपको जो है ये आपको इन इंडिया रेशियो ऑफ वेट ऑफ रेल इन टर्न्स एंड लोकोमोटिव एक्सल लोड जो है वो आपको 1:510 लेता है। ओके, 1:510 आपको यहाँ पर ये रेशियो स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे लिया जाता है। तो आपको वेट ऑफ रेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ रेल निकालने के लिए आपको 15,000 डिवाइड बाई 510 करोगे तो आपकी आ जाएगी 29.410 टन। टन को किलो में कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 29410 kg। ओके, सो ये कांस्टेंट का वैल्यू जो आपको याद रखना है और इसी को यूज करना है, दैट इज द वेट ऑफ रेल इन टन डिवाइड बाय लोकोमोटिव एक्सल लोड, दैट इज इक्वल टू 1/510। तो आप यहाँ से वेट ऑफ रेल को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 29410 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, what value of tensile stress is required to produce a strain of 10 × 10⁻⁴ in copper? Find the result in megapascal. Assume Young's modulus of copper equal to 500 gigapascal. Okay, तो बोल रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा टू प्रोड्यूस स्ट्रेन आपको दिया गया है। तो बोल रहा है कि आप निकालिए रिजल्ट को एमपीए में। तो मेगापास्कल निकालने के लिए हम जानते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन आपको दिया हुआ है, राइट, और आपको ई भी जो है आपको यंग्स मॉडुलस भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है दैट इज द आपको निकालना है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा आपका ई को आप 50 जीपीएम दिया हुआ तो इसको आपको एमपीएम निकालना तो 15 × 10 पर क्यू, क्यू हो जाएगा पावर में। ठीक है, क्यू मेगा पास्कल। ओके, और ये आपका एप्सिलॉन जो है वो आपको 10⁻⁴ आपको दिया गया, ये भी आपको -4 जो है वो आपको पावर में। ओके, तो यहाँ पर जो कैलकुलेट कीजिएगा तो 50 इंटू ई इंटू एप्सिलॉन 50 इंटू 100 इंटू 10 × 10⁻⁴ आप आ जाएगा 50 मेगा पास्कल विल बी द आंसर। ओके, सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन 2 इट इज द 50 मेगा पास्कल। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। Void ratio is the ratio of volume of the voids to the volume of the soil solids, and porosity of the soil mass is the ratio of the volume of voids to the total volume of soil mass given soil. What would be the expression of the related in these two terms? तो बोल रहा है कि जो आपका क्या है void ratio है वो क्या होता है, वो आपको बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ voids होता है और डिवाइड होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और आपको पोरोसिटी जो है एन आपका वो होता है वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो बोल रहा है कि ई और एन में आपका क्या रिलेशन होगा, ई और एन में आपका क्या रिलेशनशिप बनेगा, तो वो होता है आपका एन इक्वल टू होता है आपका एन इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई आपका होता है रिलेशनशिप। ओके, सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ अ ट्रेपेजोइडल चैनल हैविंग अ बॉटम विड्थ ऑफ 6 मीटर, रेशियो ऑफ साइड स्लोप इज 1:1 एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो एट द डिस्चार्ज स्पीड ऑफ 15 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड इज 1.5 मीटर। तो बोल रहा है कि स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ ट्रेपेजोइडल चैनल आप निकालिए। तो स्पेसिफिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका y प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2ga²। ओके, तो आपको ए निकालने के लिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आपका ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला होगा, ट्रेपेजोइडल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका ए निकालने के लिए by प्लस my²। एम क्या है, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप भी आपको दिया हुआ है 1:1। ओके, 1:1 आपको स्लोप दिया हुआ है। तो b आपको 6 इंटू वाई 1.5 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया जो आपका आ गया 11.25 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसको स्पेसिफिक एनर्जी में यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको सारा टर्म दिया गया है, स्पेसिफिक एनर्जी में आप इसको पुट कीजिएगा तो आपकी वैल्यू जाएगी वो आपकी जाएगी 1.6 मीटर विल बी द आंसर। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। ओके, so thank you very much guys for watching this video. Thank you.